राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के द्वारा 11 फरवरी को जनेऊ का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 101 भूमिहार समाज के बच्चों का उपनयन संस्कार कराया गया। कार्यक्रम की बहुत ज़बरदस्त सफलता हुई, सामाजिक स्तर पर बहुत प्रोत्साहन मिला। लोगों ने कहा कि ये कार्यक्रम बार बार होना चाहिए। इस संदर्भ में हम राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के राष्ट्रीय सचिव केशव कुमार मिंटू जी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उद्देश्य है राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद का उपनयन संस्कार कराने का। सबसे पहले हम अपने संगठन की ओर से आपके चैनल को एवं चैनल के जुड़े हुए सभी साथियों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज समाज के अंदर संस्कार में दिनों दिन जो गिरावट आ रही है, उसको देखते हुए भूमिहार समाज के अभिभावकों एवं नौजवान साथियों, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लगातार सर्वेक्षण के बाद ये चिंतन में आया कि नैतिक स्तर पर जो अवमूल्यन भूमिहार समाज के बच्चों का हो रहा है, उसे और आर्थिक रूप से कमजोर ब्रह्मर्षियों को लाभ पहुंचाने के हित से एक वैदिक परंपरा और भूमिहारी रीति रिवाज के तहत कोई संस्कारगत कार्यक्रम चलाया जाए। इसी हित को ध्यान में रखते हुए, भूमिहार हित, समाज हित को ध्यान में रखते हुए विराट भूमिहार उपनयन संस्कार महोत्सव द्वितीय का आयोजन राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद मुजफ्फरपुर बिहार के द्वारा 11 फरवरी 2022 तदनुसार माघ शुक्ल दशमी तिथि विक्रम संवत 2078 को संपन्न कराया गया, जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर एवं समाज के अन्य क्रियाकलापों में रहने के कारण संस्कारित नहीं हो पाए लगभग 101 बड़ुओं को उपनयन संस्कार से संस्कारित कराया गया, जो वैदिक विधि विधान में वैदिक रीत के अनुसार यजुर्वेदीय और सामवेदीय परंपरा के तहत 3 प्रवर एवं 5 प्रवरधारी भूमिहार ब्राह्मण भाइयों के परिवार को यह विधि विधान के तहत कराया गया। आपके द्वारा, आपके संगठन के द्वारा एक संकल्प पत्र, एक शपथ पत्र भी जो भी बटुक थे उनके द्वारा एक हस्ताक्षर कराया गया और एक शपथ लिया गया। क्या शपथ था वो, फिर से उसको जरा बताएं। हम लोगों ने अपने आने वाले पीढ़ी को संस्कारगत स्थिति बनाए रखने एवं नैतिक मूल्यों में हो रहे क्षरण को बचाने के लिए एक विभिन्न आचार्यों एवं विद्वानों के मत के बाद एक शपथ पत्र जारी किया, जिसे उन बटुकों एवं अभिभावकों के बीच रखा और उनसे शपथ पत्र कराया गया कि वह 5 पॉइंट है, जिसमें है कि यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात भविष्य में किसी प्रकार का नशा आजीवन बटुक नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, वो सभी बच्चे आजीवन भूमिहार समाज के ऊपर किसी भी आपदा के समय सदैव शारीरिक और मानसिक रूप से तत्पर रहकर सहयोग करेंगे। और उसके बाद चौथा पॉइंट है कि समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को आर्थिक बल प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।
सबसे पांचवा पॉइंट है कि कभी भी किसी भी प्रकार के आपराधिक गतिविधि में वो शामिल नहीं होंगे। यह 5 संकल्प पत्र संकल्प के साथ उपनयन के पश्चात उन्होंने इस संकल्प को लिया है। आपने 2 पॉइंट इसमें रखे, एक है दहेज मुक्त शादी और नशा मुक्त समाज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इस मिशन पे आगे बढ़े हुए हैं, उनके द्वारा लगातार सामाजिक सुधार की बात हो रही है, दहेज मुक्त शादी, तो कहीं वो उनसे प्रेरित होकर तो ये बात नहीं कही जा रही है? ये किसी भी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधि या उनके किसी तरह के आयोजन और किसी तरह के पार्टी विशेष से इस एजेंडे को कोई लेना देना नहीं है। चूँकि हमारे ऋषिकुल परंपरा में ही इस बात का निर्णय हमारे शपथ पत्र हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिया गया। जो हमारे परशुराम वंशी ऋषि मुनि थे, उन्होंने ऋषिकुल परंपरा में इस तरह का संकल्प पत्र अपने अनुयायियों एवं अपने ऋषि कुल में प्रशिक्षित अपने बच्चों को गुरु शिष्य परंपरा के तहत कराते थे। इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक और राजनीति के किसी भी मानदंड से इसको कोई लेना देना नहीं। ये मिंटू जी, मैं जानना चाहता हूँ, आप समाज की बात कर रहे हैं, भूमिहार समाज की बात कर रहे हैं। राजनीति में भूमिहार समाज कई प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, एमएलसी का चुनाव हो या विधायक का एमपी का चुनाव हो। आपका संगठन उस गतिविधि में कितना शामिल है? हमारा संगठन बिल्कुल गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है। यह सिर्फ अपने समाज के उत्थान की बात करता है और उनके संस्कारगत और आर्थिक रूप से मजबूती का बात करता है। नहीं, जो चुनाव में जो प्रत्याशी अगर वो आपसे मदद मांगते हैं कि हमें आप अपने संगठन के माध्यम से मदद दीजिए, जैसे एमएलसी चुनाव में स्थानीय मुजफ्फरपुर से एक भूमिहार समाज के कद्दावर नेता भी खड़े हो रहे हैं, तो उनके द्वारा अगर आपसे मदद मांगी जाती है तो आप कितना उनको मदद करें? परिषद के बैठक के बाद यदि जो हमारी कोर ग्रुप है जिसका सर्वोच्च शिष्टमंडल 51 सदस्य है, उसमें अगर यह पारित हो जाता है, उसके बाद ही मैं या अंतिम निर्णय उनके द्वारा लिए गए निर्णय को सर्वमान्य माना जाता है। इस संगठन में व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। आगे भी ये उपनयन संस्कार आपके संगठन के द्वारा कराया जाएगा? हमारा संगठन संस्कारगत कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। आर्थिक रूप से निर्धन ब्रह्मर्षियों के मदद के लिए प्रतिबद्ध है। यदि जिस समय जिस क्षण हमारे संगठन को आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की भलाई और उत्थान और संस्कार की बात आएगी, अगर आवश्यकता समझेंगे तो उसी क्षण उस कार्य रूप में परिवर्तित किया जाएगा। विगत कुछ महीनों में भूमिहार समाज के लोगों की बड़ी संख्या में हत्या हुई है। राजनीतिक हत्या हो या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के द्वारा हत्या की गई है। जैसे सहरसा में पप्पू देव नाम के एक व्यक्ति हैं जो बहुत प्रसिद्ध थे, उनकी हत्या पुलिस के संरक्षण में हुई है। इस विषय में आपका क्या कहना है? हमारे संगठन में हत्या या हत्या संपोषित लोगों का कोई स्थान नहीं है और हत्यारा हो या हत्या होने वाले हो, हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। हमारा संगठन इस किसी भी तरह का हत्या, चाहे वो जीव हत्या हो, गौ हत्या हो या अन्य किसी भी तरह का हत्या हो, वो सभी हत्या के खिलाफ है। रहा बात ये जो बात आपने कही है, हम एक ही बात जानते हैं कि अगर ये सभी लोग ऋषि मुनि होते, अगर ये आचार्य विद्वान होते तो इनकी हत्या नहीं होती। अगर ये गोली से मरे हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग का कृत्य भी कहीं ना कहीं संदिग्ध रहा होगा। इसलिए इसको जात के रूप में या जातीय नेतृत्व के रूप में, जातीय मुद्दा के रूप में इस सब को उठाना उचित नहीं होगा। अभी देश में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, वो हिजाब विवाद। शिक्षा में धार्मिक वस्त्र का पहनावा कितना जायज है, कितना अनैतिक है, कितना नैतिक है, इसके विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे। भूमिहार समाज सनातन धर्म का अनुयायी है। सनातन धर्म में पर्दा प्रथा का
कहीं से कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने भी अपने ऋषि कुल में कन्या शिष्य को प्रशिक्षित किया है और उसमें भी गायत्री, सरस्वती जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो उस जमाने में वैदिक युग में अपना विद्वता से लोगों को प्रभावित किया था। इसलिए पर्दा प्रथा, महिलाओं के पर्दा प्रथा पर हमारा कोई प्रतिबंध या किसी भी तरह का कोई विचार नहीं है। केशव मंटू जी, लगातार ये प्रश्न हो रहा है शिक्षा व्यवस्था में सुधार का। तो वेदों का ज्ञान क्या शिक्षा व्यवस्था में होनी चाहिए? वेदों के ज्ञान को क्या सिलेबस में डालना चाहिए? आधुनिक विज्ञान जो है वह यह बात माना है कि भारतीय ऋषिकुल परंपरा में रचे गए ऋचाओं से वैदिक शास्त्रों में जो ऋचा रची गई वो सारा का सारा ऋचा आज विज्ञान के तहत प्रमाणिक है शोध पर। इसलिए जब भी पढ़ाई जाए तो विज्ञान के साथ वेद का पढ़ाई आवश्यक है, साथ में गीता और वैदिक ऋचाओं को क्लास 8 के बाद अनिवार्य करना हमारा संगठन का उद्देश्य है। हम लोग चाहते हैं कि विज्ञान और वेद में समन्वय हो। कंप्यूटर की शिक्षा उतना ही जरूरी है जितना वैदिक शिक्षा का। आगे का मिशन क्या है? आगे का मिशन क्या है सर? हमारा उद्देश्य हमेशा देश, राष्ट्र, समाज का उत्थान, कृषकों के उत्थान, भलाई, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर भूमिहार समाज के जो लोग हैं उनके निरंतर उत्थान और नैतिक उत्थान का हमारा संकल्प है। हम उस पर जारी हैं और आगे हमारा इसी तरह का काम चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।